होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूँ। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी तदारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी तदारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेलियर। जी हाँ, सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेलियर, इट्स परसिस्टेंस थ्रू फेलियर। जी हाँ दोस्तों, सफलता का मतलब फेलियर या असफलता की उपस्थिति नहीं बल्कि लगातार आने वाली असफलताओं के बावजूद भी निरंतर प्रयासों का नतीजा होता है सफलता। और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, इसी उम्मीद पर हमारा संपूर्ण एमसीएल परिवार अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो जी तोड़ मेहनत करता है, ये देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता है।
आपकी इसी लगन काम करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, जो बहुत ही निडर व्यक्तिमत्व है। So ladies and gentlemen, let's call upon Executive Director of MCL, Miss Prachi Dhole. थैंक यू मंगी सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमें पता है कि इंसान के लिए यानी हमने खुद के लिए बहुत सारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाई है जो कि हमारे स्पेशल ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल वो भी किसी जानवर के लिए। आज की जो कहानी है वो कहानी ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो भारत में पहली बार बनाया गया है और वो भी हाथी के लिए। तो आज की कहानी है इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल की। हम देखते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो यूपी के मथुरा में स्थित है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये समझने के लिए कि जानवरों में भी स्पेसिफिकली हाथी के लिए हॉस्पिटल बनाना की जरूरत क्यों थी। क्या ऐसी सिचुएशन थी कि हाथी को इम्पोर्टेंटली ट्रीट करना जरूरी था। तो भी अगर हमें इसे समझना है तो पहले समझते हैं हाथी और एनवायरनमेंट का रिलेशन। अगर हाथी नहीं होते तो इस पृथ्वी पर जंगल भी नहीं होते। जंगल के इकोसिस्टम में अगर सबसे ज्यादा कोई एनिमल लगता है तो वो हाथी है, बिकॉज हाथी ही है जिसकी वजह से किसी भी तरीके से ही डिसाइड करता है और उसके जो सुंड होते हैं और उसका जो झुंड होता है वो साथ में रह के नदी का प्रवाह डिसाइड करते हैं। इनकी वजह से पूरे बाकी जो एनिमल्स है मिलता है। ये एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट है, ये हाथी का इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट में। हाथी जो कि हम देख सकते हैं 5.5 से लेकर 7 फुट तक ये ऊंचा होता है। इसकी जो वजन होता है वो टन में ही किया जाता है और इनकी जो उम्र होती है वो लगभग 70-75 साल ऐसे तक वो जीते हैं। अभी जब इंसान ने हाथी को देखा तो उसने ये भी सोचा कि इसका उपयोग हम कैसे कर सके। मोस्टली हम अगर देखते हैं तो पुराने युद्ध में हमेशा हाथियों का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा अगर कुछ माल हमें यहाँ से वहां लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम हाथी का इस्तेमाल करते थे। अभी आज का जो जमाना है वहां पे हम सर्कस में हाथी को डिफरेंट कुछ एक्सरसाइज देते हैं और उनको हमें लुभाने के लिए हम हाथी का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, फेस्टिवल्स में हम उनको कलर करते हैं। वो कलर कैसे है, आर्टिफिशियल कलर्स है जिनकी वजह से हाथी की स्किन, उनके आंखें कुछ बर्बाद हो सकती है, हम इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। और इसके अलावा सिर्फ हमें घरों को सजाने के लिए उनकी जो दांत है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब इस्तेमाल करने के बाद में अगर हम देखते हैं तो भारत में एशिया के 60% जो है वो हाथी स्थित है। इसके अलावा पूरे अगर हम भारत का पॉपुलेशन देखें हाथियों का तो वो 20,000 तक है, जिसमें से 17,000 जो हाथी है वो जंगल में है और उसके अलावा जिसको हमने डोमेस्टिक किया है हमारे खुद की सभ्यता के लिए हमने जिनका इस्तेमाल किया है वो 2 से 3,000 है। अभी उपयोग करने के बाद में जब ये हाथी बूढ़े हो जाते हैं, जब इनको कोई बीमारी हो जाती है तो वो जो उनका मालक है वो भी ना उनको रख पाता है, ना उसकी रखने की इच्छा होती है और ना वो उसकी देखभाल कर सकता है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में यूपी की जो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एनजीओ है, इन्होंने यूपी गवर्नमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे एक अस्पताल शुरू किया जिसका जो एरिया है वो 12,000 स्क्वायर फुट से भी जाता है। और अभी इम्पोर्टेंट है यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ का स्टाफ जो कि हाथियों के साथ में बॉन्ड शेयर करता है और यहाँ पे हर एक हाथी जिसको यहाँ पे लाया गया है उसकी एक खुद की और कहानी। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ की जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी है जो 75 इयर्स ओल्ड है, जिसके अभी दांत भी नहीं रहे, जिनकी आंखें भी नहीं रहे, बिकॉज वो सर्कस में यहाँ पे वो काम करती थी। अभी इसके वजह से जो उसका स्टाफ भी है उसका बॉन्ड उनके साथ में ऐसा बन गया है कि वो खुद जो खेत में से ऐसी घास जो वो खा सके, बिकॉज उनके दांत नहीं है, ऐसा वो लाते हैं। उनकी आंखें भी नहीं है तो इनके वजह से वो कैसे चल सकती है, क्या कर सकती है, उनको कब कैसे सहारा देना है। इसके अलावा जो जूस रहता है वो जूस उनको वो पिलाते हैं और इस तरीके से वो उनका ख्याल रखते हैं। वो जो स्टाफ है उनका ऐसा भी बोलना है कि अगर इनको इनकी तबीयत को कुछ हो जाए तो जब
तक ये ठीक नहीं होएगी तब तक मैं घर पे भी नहीं जाऊंगा। इस तरीके से इनका और ये हाथी का बॉन्ड यहाँ पे बना है। फैसिलिटीज देखते हैं तो यहाँ पे भारत का ऐसा पहला आईसीयू फैसिलिटी है सिर्फ हाथी के लिए, जहाँ पे 20 से भी ज्यादा हाथी एक साथ ट्रीट किए जा सकते हैं। जो हाथी अपने पैर पे खड़े नहीं रह पाते, यानी सर्कस में जो फ्रंट में खड़े रहते हैं और पीछे के जो जिनके पैर खराब हो जाते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली हाइड्रोथेरेपी यानी पानी का पुल जहाँ पे वो खड़े रहना सीख सके। इसके अलावा ऐसे स्पेशलाइज्ड जैसे आप देख रहे हैं वैसे एरियाज बनाए कि जहाँ पे उनके पैरों को ट्रीट कर सके, उनके सूंड को ट्रीट कर सके। और इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक मसाज, अल्ट्रास्कोपी, देन उसके बाद में लेजर थेरेपी, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे इस अस्पताल में सिर्फ हाथी के लिए बनाई है। हम ये देख सकते हैं कि हाथी को जब हमें अपने कंट्रोल में करना रहता है ह्यूमंस को, तो किस तरीके से औजार वहां पे यूटिलाइज होते हैं और वो कितने दर्दनाक है, ये भी यहाँ पे इन्होंने रखे हैं ताकि हम समझ सके कि हम किसी भी एनिमल का खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका और उनका जो एनवायरनमेंट है वही उनकी लाइफ है। तो ये अच्छी कहानी थी जो ये शेयर करती है, जो हमें बताती है कि और एक ह्यूमन और एक एनिमल का बॉन्ड कैसे होना चाहिए और वो प्रकृति के साथ में ही होना चाहिए। हमारे एमसीएल में हम ये चाहते हैं कि एमसीएल और एमसीएल का हर एक परिवार और हर एक उस परिवार का सदस्य के साथ में हम प्रकृति के साथ ऐसा बॉन्ड तैयार करें कि जो एक मिसाल रहे पूरी दुनिया के लिए। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जो जिनका जिंदगी इस चीज के लिए है कि हम एमसीएल में ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी वजह से भारत एक बार फिर से नंबर 1 सस्टेनेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बने, जैसे हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोल्लब सर। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोल्लब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, एमसीएल ने 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की व्यवस्था की है। इस हफ्ते सोमवार को हमने इस फंडिंग के पहले ट्रांच के लिए हम पूरी तरह से तैयार हुए और मंगलवार से इस फंडिंग के पहले ट्रांच का जो ट्रांसफर है उसकी शुरुआत हुई। वैसे देखा जाए तो भारत देश में किसी भी बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसों का ट्रांसफर है वो कुछ घंटों में होता है और ये प्रक्रिया शायद मैक्सिमम 1 दिन की है। लेकिन हम जो फंडिंग ले रहे हैं हम एक अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल एजेंसी या संस्था से ले रहे हैं। हम दूसरे देश से अपने देश वो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारा ये जो पहला ट्रांच है ये दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है और वो जिस तरह से आता है वो उसका तरीका हमारे देश में जैसे होता है उससे काफी अलग है। एक स्पेशल व्यवस्था होती है, सिस्टम होती है कि जिसके थ्रू ये पैसे ट्रांसफर होते हैं और उसका नाम है स्विफ्ट। दोस्तों, बेसिकली कोई भी बाहर का पैसा जब अपने देश में आता है तो यहाँ की बैंक ये देखती है कि इस पैसे का सोर्स और इसका डेस्टिनेशन क्या है। ये जो पैसा देश में आ रहा है कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं, ये जो पैसा आ रहा है कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं, कहीं ये पैसा हमारे देश विघातक या एंटी नेशनल कुछ चीजों में तो काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस सभी चीजों का जो इन्वेस्टिगेशन जो वेरिफिकेशन है ये वो बैंक करती है। अभी ये जो इस वेरिफिकेशन को कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगता है, ये तय होता है इस बात के ऊपर कि पैसे कितने। अभी हमारा ट्रांच अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी ऐसी अमाउंट है। दूसरी रिसीव करने वाली एक ऐसी कंपनी है, ऐसी संस्था जो पहली बार ये काम कर रही है। एमसीएल पहली बार बाहर से एज ए इंस्टीट्यूशन पैसे रिसीव कर रहा है। सेकेंडली, एमसीएल एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये बैंक अभी सभी तरह के इस सभी चीजों का वेरिफिकेशन करके ही इसको पूरा करेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इस प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी परमिशन, जितने भी एनओसी थे वो सब लिए हैं। मैंने जब कहा आपको कि हमने जून तक हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस थे वो हमने पूरे कर दिए, तो इस कंप्लायंस में ये सभी परमिशन है, ये सभी एनओसीज है, जिसमें मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से लेके फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग है, जहां डिफेंस है और जितने भी संस्थाएं हैं
जो इस तरह के व्यवहार में जो संबंधित है, उन सभी चीजों का, उन सभी संस्थाओं का हमने परमिशन लिया है, हमने एनओसी लिया है। तो हमें वैसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक बार वो फंड रिसीव करने के बाद ऐसी कोई क्वेरी इंक्वायरी ना आए कि जिसकी वजह से वो फंड फ्रीज हो जाए और हम उसको इस्तेमाल न कर पाए। तो अभी ये प्रक्रिया चालू है और हम बैंक की पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं इन सभी चीजों को एक्सपीडाइट या जल्द से जल्द करने की। दोस्तों, अभी बात हुई है तो इस समय ये भी समझते हैं कि एक्चुअली स्विफ्ट होता क्या है। तो स्विफ्ट बेसिकली एक सिस्टम है, एक माध्यम है कि जिसके थ्रू दो देशों के बीच में, दो बैंकों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। कभी भी दो अंतरराष्ट्रीय या दो अलग अलग देशों में बसी जो बैंक होती है, वो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, जो पूरा कम्युनिकेशन जिस सिस्टम से देती है, उसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो यह है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे इसका फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई संस्था या कोई बैंक नहीं है, ये एक सिस्टम है कि जिस सिस्टम के थ्रू ये पूरी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो इंफॉर्मेशन है, जो सभी चीजें हैं, जानकारी, वो शेयर की जाती है। और स्विफ्ट पूरी दुनिया में ये अंतर देशी है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक हर दिन स्विफ्ट के थ्रू व्यवहार होते हैं। इतना पॉपुलर है स्विफ्ट। अब इस व्यवहार को कितना टाइम लगता है? तो इस व्यवहार को 1-2 दिन से लेके 15-20 दिन लग सकते हैं। और ये किस पे तय होता है? ये तय होता है कि ये स्विफ्ट के ट्रांजैक्शन करने वाले, रिसीव करने वाले जो लोग हैं, वो क्या व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, या कोई संस्था है, कोई कंपनी है, किस तरह की है, कितना बड़ा ट्रांच है, कितना बड़ा अमाउंट ये हो रहा है, कौन सी कारण के लिए हो रहा है, क्या आपने पहले ऐसा कुछ किया है, क्या आपकी पहले ऐसी कोई हिस्ट्री है, कोई बैकग्राउंड है। इस सभी चीजों के ऊपर तय होता है कि इस ट्रांजैक्शन को कितना समय लगेगा। तो ये था स्विफ्ट के बारे में। दोस्तों, कोई भी नई कंपनी को अगर फंड रेज करना है, अपने बिजनेस के लिए फंड चाहिए, तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं कि जिसके द्वारा वो फंड रेज कर सकते हैं या इस वित्तीय जो उसकी जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। एक तो है इक्विटी और दूसरी है डेट। अभी इक्विटी का मतलब है कि हम अपने शेयर्स बेचें, हम अपने कंपनी के जो भाग है उसको बेचें और पैसे लें। और डेट होता है लोन, कर्जा। अभी आप देखोगे कि हमारे आजू बाजू जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी नई कंपनी है, वो ऑलमोस्ट सब शुरुआत करते हैं इस इक्विटी के साथ। अभी इक्विटी ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये जो कर्जा है, ये दूसरा जो ऑप्शन है डेट का या कर्जे का, वो कर्जा अगर आप चाहे 50,000 का लीजिए, 50,000 का लीजिए, 5 लाख का लीजिए, 5 करोड़ या कोई भी अमाउंट है, लेकिन इस 50,000 के लिए भी बैंक क्या देखेगा? बैंक देखता है आपके डॉक्यूमेंट्स, बैंक देखता है आपके नंबर्स। और बैंक बेसिकली जब कर्जा आपको मिलता है, वो मिलता है आपके उस नंबर्स के ऊपर, आपके उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आपकी बैलेंस शीट क्या है, उस बैलेंस शीट में आपका रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्या आप सस्टेनेबली, आप रेगुलरली पैसे कमा रहे हो कि नहीं, ताकि आप जब हम आपको पैसा देंगे तब आप उसको चुका पाओगे कि नहीं। दूसरा, बैंक ये भी देखती है कि अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो उसके लिए उसकी कोई कोलैटरल है क्या, ताकि कल जाके अगर ये मेरा पैसा नहीं आया तो मुझे कोई ना कोई फॉल बैक प्लान होना चाहिए कि जिसमें से मैं अपना पैसा लूं। होता क्या है कि किसी भी नई कंपनी के साथ, तो ये स्टार्टअप होती है या नई कंपनी होती है, ये कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं होता ना, उनके पास कोई पेपर्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है, ना उनके पास गिरवी रखने के लिए कोलैटरल वैसा कुछ होता है। तो ये सभी कंपनियां ऑलमोस्ट शुरुआत करते हैं इक्विटी के साथ। लेकिन ये जो इक्विटी होती है स्टार्टिंग में ये इक्विटी की जो पहला ट्रांच या पहली उनके जो फंडिंग मिलती है वो छोटी होती है, तो उसके साथ वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो इक्विटी के पहली राउंड होती है जिसमें वो कुछ अपने इक्विटी देते हैं, शेयर्स देते हैं, बाद में फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसे मल्टीपल राउंड्स होते हैं। उसके बाद ये संस्था, ये कंपनी इस लेवल पे पहुंचती है कि वो अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे फिर बाजार से, मार्केट से कोई डेट या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले ले।
लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में आप देखोगे कि तो अल्टीमेटली जब वो कंपनी सक्षम हो जाती है, तब तक ये ऑलमोस्ट 90% वो जो उसकी इक्विटी है, ऑलमोस्ट आज वीसी या जो पैसे लगाते हैं इनिशियल इक्विटी में, उनके पास चली जाती है। लेकिन प्रोसेस ये है कि आज की तारीख में ऐसे स्टार्टअप्स की शुरुआत होती है, वो इक्विटी देते रहते हैं, इक्विटी के कई सारे राउंड्स होते हैं और अल्टीमेटली ये राउंड खत्म होता है आईपीओ में। अभी आईपीओ के दो फायदे होते हैं इस कंपनियों को। एक तो क्या होता है कि आईपीओ में आप 25% तक अपने शेयर्स लोगों को बेच सकते हो और उससे काफी अच्छा पैसा ले सकते हो। तो एक अच्छा जो फंड रिक्वायरमेंट है, जो फंड रेजिंग है, वो इस आईपीओ में होता है। दूसरा, एक बार आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई उस फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो फंड रेज करने के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे तरीके ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की प्रोसेस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी चालू है। और बाय द टाइम ये कंपनियां जब आईपीओ में जाती है तो उनका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इन्वेस्टर के पास चला जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इक्विटी और डेट, ये दो फंडिंग में सबसे सस्ता अगर पैसा कोई है तो वो है कर्जा। क्योंकि कर्जे में क्या होता है कि आपने वो कर्जा लिया, आपने 7, 8, 10 सालों में उसको चुका दिया, तो आपकी कंपनी आपके पास ही रहती है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है कि आप कंपनी का शेयर्स, कंपनी की ओनरशिप एक्चुअली देते हैं, तो वो महंगा होता है। दोस्तों, अभी एमसीएल ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग कर रही है, एमसीएल बेसिकली एक कर्जा या डेट ले रही है और हम ये जो कर्जा ले रहे हैं वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से ले रहे हैं। अभी एमसीएल जैसी कंपनी जो नहीं है, जिसके बैलेंस शीट इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए किसी एस्टेब्लिश कंपनी के लिए, या इतना बड़ा फंड जो हम ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारे नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, तो कैसे एमसीएल ने पहले ही राउंड में इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा डेट तैयार किया है? और उसका एक ही कारण है, और वो कारण है उद्देश्य, जिसकी वजह से एमसीएल ने ये अंतरराष्ट्रीय संस्था से इस पैसे की व्यवस्था हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए की है। उसका कारण है ये उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्था है, जो बेसिकली ऐसी पर्पस के लिए, ऐसी चीजों के लिए कि जो सामाजिक है, जो सोशल कॉज है, सोशल रीजन है, जिसके लिए कंपनियां काम कर रही है, या आपकी कंपनी, आपकी संस्था इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, तो उसको फंड करती है। ऐसे जैसे हमने भी अपने देश में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, श्वेत क्रांति हुई, तो उसकी भी जो शुरुआत है वो वर्ल्ड बैंक ने हमें कर्जा दिया था, उसके साथ ही हुई। तो कई सारे, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इसमें आपकी मदद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्यों एमसीएल को वो पैसा दे रहे हैं? एमसीएल को पैसा इसलिए दे रहे हैं कि हमने एक्चुअली ग्राउंड पे बहुत सारा काम किया हुआ है। अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं, हम सिर्फ ये चीजें पेपर पे रखते हैं कि ऐसा डीपीआर बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, देखिए आप हमें इतना पैसा दिए तो हम आपको ये सब कुछ करके देंगे, तो हमें पैसा नहीं मिलता। आज एमसीएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है कि उसके तहत 553 ऐसे स्टार्टअप आरओसी में रजिस्टर्ड। हम 1000 से भी ज्यादा तहसीलों में आज काम कर रहे हैं। 34 लाख से भी ज्यादा किसान आज हमारे साथ है। और जितने भी एमकोल का, एमसीएनजी का जो भी काम, जितना भी काम हमने किया अपने पैसे से किया, तो ये एक्चुअली किया है। हमारे परिवार में जितने भी हम मिलके ये सब काम किया है, तो इस गुणवत्ता के आधार पर हमें पैसा मिल रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ जिस अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे पर्पस, मकसद के लिए हम लोग काम कर, इस मकसद के लिए, इस पर्पस के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था हमारी मदद कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो फंड हम ले रहे हैं, ये जो पहला ट्रांच, ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग हम कह सकते हैं, ये कोई भी चैरिटी नहीं है, डोनेशन नहीं है, चंदा नहीं है तो ये कर्जा ही। यानी ये पैसे आने के बाद हमें इससे एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, बाकी के सभी एमसीएल के बिजनेसेस करने हैं, मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं और वो पैसे चुकाने। हाँ, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी के बैंकों से कम है, लेकिन एक्चुअली ये कर्जा ही है और कर्जे की तरह ही ये काम करेगा। इनफैक्ट अब आज ये जो पहला ट्रांच आएगा, इस ट्रांच के बाद भी उनकी जो संस्था के जो लोग हैं
वो बेसिकली देखेंगे कि आप इस पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, हर एक रुपए का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, जिस पर्पज के लिए, जिस चीज के लिए आपने पैसे लिए हैं वो लगा रहे हो कि नहीं, वो काम कर रहे हो कि नहीं, और वो प्रोजेक्ट के साथ वो सभी चीजें आप हासिल कर रहे हो कि नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट है या किसानों की जो मदद है वो सब कुछ है, और प्रॉफिट के और रेवेन्यू के नंबर्स है वो देखेंगे। उनके लोग हमारे एमसीएल के बोर्ड पे शामिल होंगे। हर महीने हमें इसके पूरी अकाउंटिंग, पूरा ऑडिट उनको देना है, और ये करने के बाद पहला ट्रांच जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, वो देखने के बाद ही वो आगे का ट्रांच हमें देंगे। तो इस तरह से इनका जो काम है ये बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी बैंक की तरह ही ये काम होगा, चलेगा। लेकिन दोस्तों ये लोग ये जो संस्था है ये हमें पैसे इसलिए दे रही है क्योंकि हम ये जो प्रोजेक्ट्स है हमारी, ये ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स, हमारे इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला उद्देश्य जो हम हासिल करते हैं या जिसके लिए काम करते हैं वो है प्लैनेट, वो है हमारी ये धरती माँ, ये मदर अर्थ। तो हमारा एक्चुअली उद्देश्य है कि हम ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी करें जो इस पर्यावरण में जिसकी मदद हो। ये जो पर्यावरण का संकट है वो कम। उसके बाद आते हैं पीपल, प्लैनेट के बाद, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम हमारे किसानों का सक्षमीकरण करें, किस तरह से हमारे यहाँ के जो युवा है, महिला बचत गट है, उनके लिए रोजगार का निर्माण करें। और थर्ड आता है प्रॉफिट, कि जिसमें हम ऑफ कोर्स पैसा जनरेट करें, प्रॉफिट जनरेट करें, ताकि ये सब चीजें हमेशा के लिए चले, सस्टेनेबली चले। अभी ये बात सिर्फ एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट के लिए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम करें, कोई भी, तो हर बिजनेस एक्टिविटी ये ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स ही होगी। और इस सभी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, ये सभी बिजनेस के लिए आने वाले दिनों में एक अच्छी फंडिंग हमें होने वाली है, क्योंकि ये जो संस्था है और ये जो प्रोसेस अभी हम लोग ने शुरुआत की है, ये अभी कंटिन्यूस प्रोसेस होने वाली है। और आने वाले सभी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था हम करेंगे। दोस्तों, इसके बाद इसके साथ ही एक नए फेज की आज अब हम शुरुआत करेंगे। अभी नए फेज में क्या होगा, तो नए फेज में हमारे जितने भी उद्योजक हैं, जितने भी हमारे एमएसएस है, हमारे एमवीपी है, हम देखेंगे कि कैसे हर एक उद्योजक ऑन अर्जेंट बेसिस, इमीडिएट बेसिस पे कोई ना कोई एक बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करे। अर्जेंट बेसिस पे कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करके अपने लिए प्रॉफिट का निर्माण करे। ईच एंड एवरी एमवीपी, एमएसएस किस तरह से कौन सा बिजनेस आज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इनफैक्ट अभी जो 200 एमकोल प्रोजेक्ट है, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, ये ऑफ कोर्स एक काम होगा, इसके लिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स होते हुए भी 2, 4, 6 महीने लगेंगे। लेकिन आज कौन सा काम कर सकते हैं कि जिससे हमारी कमाई, आपकी कमाई, आपका उत्पन्न, आपका प्रॉफिट शुरुआत हुई, ये हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जब 2 पैसे कमाएंगे, इसका मतलब आप किसानों को भी 2 पैसे कमा के देंगे। आप जब पैसे कमाएंगे तो इसका मतलब आप अपने गांव में, अपने तहसील में कोई रोजगार का भी निर्माण करेंगे। तो हर एक उद्योजक का एक बिजनेस रोड मैप हम तैयार करेंगे, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, हर एक उद्योजक का। और वो कैसे करेंगे, क्या करना, अभी वही होगा इसके आगे। हर शुक्रवार को वेबिनार में बस इसी की चर्चा होगी, बस इसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे, कैसे हर उद्योजक इसके ऊपर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करके वो पैसे कमा रहा है। बस यही काम हर हफ्ते, हर शुक्रवार को मैं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिजनेस का आपका रोड मैप तैयार होगा। इनफैक्ट ये जहां भी हमारे एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट अभी लग रहे हैं, वो भी आज की तारीख में क्या शुरुआत कर सकते हैं कि इमीडिएटली आज उनकी कोई इनकम शुरुआत हो, ये हम देखेंगे और इसी के ऊपर फोकस करेंगे। दोस्तों, अभी ये हजारों उद्योजक जब मिलके ये सब काम करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, ये सभी बिजनेसेस, सभी चीजें, एक्टिविटीज, ये एक सेक्टर में आएगी और जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। अभी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स तो ही, एमकोल, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, इसको रिलेटेड सभी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, वो सभी इस क्लाइमेट चेंज के लिए है, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर रही है। लेकिन इस क्लाइमेट चेंज को लेके आज दुनिया के सामने कई तरह के संकट है, जैसे है एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया अभी काम कर रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन कैसे बिजनेस करे, कैसे इसको बढ़ावा दे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो इसमें इस चीज को बढ़ावा देने वाला अगर कोई इंजन है तो वो है एम कैफे।
हम कई सारे एम कैफे के जो प्रोजेक्ट है, इस एम कैफे में हम 100% ऑर्गेनिक ये जो चीजें वही बेचेंगे, वही खाना खिलाएंगे, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल वो हमारे किसान सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके हमें देगा। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करके दुनिया में बेचेंगे, वो अलग बात है, लेकिन एम कैफे के जितने भी प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आएंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। इनफैक्ट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सेक्टर ओपन होने वाला है जो है एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आज हजारों प्रोडक्ट्स हम जो इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वो पेट्रोकेमिकल से आ रहे हैं, और ये सभी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद वो पूरे पर्यावरण को आज खराब कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। और हम ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे जो इन्हें रिप्लेस करेंगे, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, महिला बचत गट उसको तैयार करेंगे, हैंडीक्राफ्ट जो हमारी स्पेशलिटी पूरी दुनिया की वो उसको तैयार करेंगे, और ये सभी जो पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट्स है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी चीज है, ये भी आते हैं इस क्लाइमेट चेंज के सेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी प्रोडक्ट्स पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को बेहतर करेंगे, और ये जो क्लाइमेट चेंज का संकट है उसको दूर करेंगे। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक सेक्टर में हो रहा है तो वो है क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट अगर आज कोई है तो वो है क्लाइमेट चेंज, और उसके दिशा में ये सभी बिजनेसेस काम करेंगे। तो ये सभी बिजनेसेस के लिए, ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए आज बहुत सारा फंड, बहुत सारी बिजनेस फाइनेंस की उपलब्धि आज दुनिया में है। ये इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनके पास है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमने शुरुआत एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से कर रहे हैं, क्योंकि यही बहुत बड़ा सोर्स होने वाला है आने वाले दिनों में इन सभी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए फंडिंग लाने के लिए, पैसा लाने के लिए। और उसके एक प्रॉपर टीम एक हमने तैयार की है जो अभी कंटिन्यूअसली ये काम करेंगे। दोस्तों, भारत एकमेव ऐसा देश है पूरी दुनिया में कि जिसके पास रिसोर्सेस है ऐसे कि हम जिस रिसोर्सेज के साथ हम ये क्लाइमेट चेंज का संकट दुनिया से दूर कर सकते हैं। और मैं सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नदियां, ये धरती, ये हिमालय, ये तो है ही, उनके साथ हम लोग इतनी अच्छी खेती कर सकते हैं, वो तो है ही, लेकिन हमारे पास है अच्छा मैन पावर। ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये जो मैन पावर है, ये हैंडीक्राफ्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप देखोगे इकोनॉमी किस तरह से जाएगी, इकोनॉमी जो सर्कुलर इकोनॉमी के दिशा में जाना चाहती है, वर्ल्ड इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड इकोनॉमी जहां सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जाना चाहती है, और उसके लिए उनकी पूरी प्लानिंग, फंडिंग और व्यवस्था बन चुकी है। तो ऐसे दिनों में, ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में भारत दुनिया के सबसे बड़ा ये क्लीन फ्यूल्स, ये ईंधन का निर्माण करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। उतना पोटेंशियल हमारे देश में। हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या सॉइल कंडीशनर तैयार करेंगे और पूरी दुनिया में इसको बेचेंगे, उतना पोटेंशियल हमारे पास है। और तीसरे है ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी पूरी दुनिया में हर एक राज्य, गांव अगर आप देखोगे तो हम स्पेशलिस्ट लोग हमारे यहाँ रहते हैं जो इसका निर्माण करेंगे और पूरी दुनिया में हम बेचेंगे। और इसीलिए आने वाले दिनों में बहुत सारा निवेश भारत में होने वाला है इस चीजों के लिए, इन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होगा। बहुत सारे मैक्सिमम निवेश आने वाले दिनों में भारत में होगा, और एमसीएल एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का निर्माण इसमें करे। और ये जो प्रोसेस होगा अभी क्लाइमेट चेंज के लिए, जो पूरी दुनिया जब काम कर रही है और भारत का इतना बड़ा जब कॉन्ट्रीब्यूशन इसके लिए होगा, तो इस पूरे प्रोसेस में भारत फिर से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगा। और सिर्फ नंबर 1 इकोनॉमी नहीं, दुनिया का नेतृत्व करेगा वो सस्टेनेबिलिटी। भारत दुनिया को बताएगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए। और इसलिए फिर से हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल। एमसीएल का फंडिंग स्टेटस, उसको हम किस तरह से सबके सामने पेश कर रहे हैं, उसकी गतिविधियां क्या है, ये और एक बार विस्तार से डॉक्टर श्याम शिवाजी गुलाब सर ने बताया है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारे एमसीएल इंडिया परिवार के सदस्यों का, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे आदरणीय सीनियर नेशनल सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, जिन्होंने 2 दिन पहले ही आदरणीय डॉक्टर श्याम सर के साथ फेस टू फेस मीटिंग करके इस फंडिंग के बारे में सारे तथ्य और वास्तव जाने, अभी लोगों को बताया। और आज इसी तथ्य वास्तव की एक कड़ी और जोड़ते हुए श्याम सर ने आप सबको बताया
देखिए, आप सवालों से घिरे हैं, आपके मन में सवाल है, बट एमसीएल की लीडरशिप है, डॉक्टर श्याम शिवाजी गौरव सर है, वो आपके सामने आके वो हमेशा ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। उसका कारण है एमसीएल की स्थापना, उसका फाउंडेशन और उसकी विजन। जितनी भी कठिनाइयां आए, आज आपको आर्थिक स्तर पर, तांत्रिक स्तर पर, एचआर ह्यूमन रिसोर्स स्तर पर जो भी कठिनाइयां दिख रही है, ये सवाल बहुत छोटे हैं। हाँ, इन सवालों की शुरुआत, इनके जवाब ढूंढने की शुरुआत थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, बट इनका आगे का रास्ता ये बहुत आसान होने वाला है। बट इस आज अभी की जो कठिनाई में आप जिस तरह से साथ दे रहे हो, वो साथ बहुत ही काबिल तारीफ है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा एमसीएल मैनेजमेंट आपके संयत और सपोर्ट को शुक्रिया अदा करते हैं, और श्याम सर को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अपना कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करके जो हम इंडिया ग्रेट अगेन का जो रास्ता है उस रास्ते पे चले। तो थैंक यू। इस सोच के साथ एमसीएल भी एक सोच है, और आपकी सकारात्मक सोच जो आज हमें सपोर्ट कर रही है, आगे जाने का ताकत दे रही है, उस ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा आज श्याम सर के साथ है। और श्याम सर के साथ, एमसीएल के साथ खड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे श्याम सर ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले इस 2-3 दिनों में, इस हफ्तों में जो फंडिंग का काम है पूरा हो जाएगा। उन्होंने आपको सीक्रेटली ये भी बता दिया कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, ये क्यों, उसके अंदर क्या क्या घटक शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजों को संभल कर, समझ कर आप एक मैच्योर लीडरशिप की तरह श्याम सर के एमसीएल के साथ में रहें, और हम सब मिलके एमसीएल को और एमसीएल के माध्यम से इंडिया को ग्रेट अगेन बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, एंड थैंक यू वेरी मच एंटायर एमसीएल इंडिया परिवार। जय एमसीएल, जय हिंद। Thank you very much, Dr. Lavesh sir, and thank you very much, प्राची मैडम। दोस्तों, आप सभी को मैं फिर एक बार ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस इंसान का जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि भारत आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, लेकिन दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा, इस बात की जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसके बारे में वो आज हमें बता चुके हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये सारी चीजें आज एमसीएल ने पूरी तरह से कर दी है, और इसका पूरा श्रेय जाता है आप सभी को और संपूर्ण एमसीएल परिवार को। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ में बने रहिए, क्योंकि डॉक्टर श्याम सर ने आज जो कुछ भी कहा है वो सारी चीजें बहुत जल्द हकीकत में आने वाली है, और इसीलिए संपूर्ण एमसीएल परिवार की ओर से मैं डॉक्टर श्याम गौरव सर का यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी नेशनल सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमएसएस, हमारे सारे एमबीपी चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार के सभी सदस्य, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द एक नया सवेरा होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से दरख्वास्त है कि आप अपने परिवार